हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपको कोशिश करेंगे कि सॉलिड स्टेट का रिवाइज़ करवा दें, लेकिन कोशिश होगी, पूरा तो नहीं हो पाएगा एक लेक्चर में, फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक खींच पाते हैं। तो हेडिंग डालोगे सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमें सॉलिड की बात करनी है। सॉलिड क्या होता है जानते हैं हम लोग, क्या होता है, इसके डिफरेंट शेप, साइज, वॉल्यूम होते हैं। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो है डिस्टेंस कम होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। ये सब सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ है। तो हम बात करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सॉलिड को फिर दो पार्ट में बांटा गया है। सॉलिड डिवाइडेड इन टू पार्ट। कौन कौन? एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। एग्ज़ाम में खास के स्टेट लेवल एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें इसके प्रॉपर्टी से भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी डालता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो एक्चुअल में ट्रू सॉलिड यही है। ट्रू सॉलिड का मतलब कौन हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, ओके, पहला पॉइंट। लेकिन वहीं इसको एमॉर्फस की बात करें तो इसको एक दो नाम, दूसरे नाम से जानते हैं, सूडो सॉलिड। क्या कहते हैं? ये एक सॉलिड है लेकिन कैसा है? झूठा है। या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। also called सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। पहला पॉइंट ये हो गया कि किसको कहते क्या है। दूसरी बात ये है कि इसमें होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों तो सॉलिड है लेकिन डिफरेंस क्या है? तो इसमें जो होता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर या फिर डिफिनिट बोलो। रेगुलर का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में जैसे एक ए है, बी है, फिर ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, और ये डिस्टेंस है वो भी बराबर है, फिर बी के बाद फिर ए के बाद फिर बी आएगा। ये नहीं होगा कि ए बी आएगा, बी के बाद फिर यहाँ पर बी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसी को कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, ओके। तो ये किस में होता है? क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ओके। नाउ नंबर थर्ड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि ये किसी फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि ये जो है किसी फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं करेगा। इसके लिए टेम्परेचर का एक रेंज दिया जाएगा, उस टेम्परेचर के रेंज में ये मेल्ट करेगा। तो मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन जो होता है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। ये पॉइंट को आप स्टार मारोगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है? एनआइसोट्रोपिक होता है, जबकि एमॉर्फस जो होता है वो कैसा होता है? आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसी का है ये एनआइसोट्रोपिक नेचर, तो इसमें अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो आपको प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में, अगर मान लो आप इधर गए तो इधर कुछ और मिलेगा, वही चीज़ अगर तुम इधर जाओगे तो उसका वैल्यू कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? एनआइसोट्रोपिक कहते हैं। जबकि एमॉर्फस में ये कैसा है? आइसोट्रोपिक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप दक्षिण की दिशा में जाते हो तो जो चीज़ की प्रॉपर्टी इधर वह मिल रही है वही वैल्यू आपको नॉर्थ में मिलेगा, साउथ में मिलेगा, ईस्ट में, सभी जगह ये सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी। तब उसे हम क्या कहेंगे? आइसोट्रोपिक इन नेचर कहेंगे, ठीक है। नाउ अगला फिर स्टार मारोगे
ये होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि एमॉर्फस जो होता है वो होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया NaCl, KCl, डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब किसका हो गया? क्रिस्टलाइन का हुआ। जबकि इनकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल है जैसे प्लास्टिक, ग्लास, रबर, ये सब किसका एग्जाम्पल है? एमॉर्फस का। तो इसमें से आप जो है ये 2 पॉइंट स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखोगे और इस नाम को ध्यान रखोगे, सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल लिक्विड। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया? आइए अब हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर इसको 4 पार्ट में बांटा है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा है आयनिक सॉलिड एंड चौथा है मेटेलिक सॉलिड। ओके, बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको फर्दर फिर यानी इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये हो गया कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें फिर है पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर की बात करो तो जैसे एग्जांपल HCl, HBr, ये सब कैसे हैं? पोलर है। नॉन पोलर की बात करो I2, Br2, O2, ON2। हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करो H2O, NH3। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या है? ये 3 टाइप हो गए। बात करते हैं कोवैलेंट की। इसमें फिर 2 पार्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है अगर इसका एटम है और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट अगर मॉलिक्यूल है। कोवैलेंट सॉलिड में फिर 2 टाइप है, या तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है? एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट उसका एटम है तो एग्जाम्पल हो गया जैसे ग्रेफाइट, डायमंड। ओके, वहीं कॉन्स्टिट्यूएंट अगर उसका मॉलिक्यूल है तो इसका एग्जाम्पल हो गया सिलिका। ओके, तो ये हो गया आपको कोवैलेंट सॉलिड। बात करें आयनिक सॉलिड का तो इसका एग्जाम्पल है, मतलब इसमें कौन हो गए? NaCl, मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? आयंस होंगे, KCl। नाउ बात करें मेटेलिक सॉलिड का, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? मेटल होंगे, Fe, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। तो ये था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जल्दी से नोट करो इसको। हो गया? नाउ अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। हेडिंग डालो यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल ये क्या है? यूनिट सेल जस्ट लाइक सिंबल है आपके अपने घर का। एक घर जो बना हुआ है उसका एक ब्रिक्स ले लो, वो क्या है? यूनिट है। वो क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। अपने यानी क्या मतलब हुआ उसका कि जैसे ईंट को क्या करते हैं हम लोग बार बार जोड़ते जोड़ते क्या होता है? पूरा घर तैयार हो जाता है। वैसे ही यूनिट सेल का ही बात करें तो ये क्या होता है? इसको बार बार रिपीट करेंगे तो एक कंप्लीट लैटिस तैयार हो जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या है, इसको अगर आप रिपीट करोगे 3 डायमेंशनल स्पेस में बार बार तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट लैटिस दे देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल कैरेक्टराइज्ड बाय इसको आप कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, 2 से। एक है इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा, यानी 2 फेस के बीच में जो एंगल होगा उससे, या फिर दूसरा है एज लेंथ ABC। इन 2 कैरेक्टर से आप क्या कर सकते हैं, किसी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। जल्दी से नोट करो, हो गया। आइए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का टाइप, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। क्या है, 2 पार्ट में बांटते हैं। एक है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और दूसरा है, इसमें है आपको 3 बटेंगे। कौन कौन, एक है बॉडी सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर नहीं, यहाँ पे चलो हटाओ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इन शॉर्ट BCC, और तीसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इन शॉर्ट FCC। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा, फर्क ये है, इसमें जो है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स। इसमें सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो कहाँ पे होगा, सिर्फ कॉर्नर पे होगा। इसमें सिंपल क्यूबिक में, जबकि बॉडी सेंटर में यहाँ पे 2 जगह पर होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट बॉडी सेंटर एज वेल एज कॉर्नर पे, तीनों में होगा। इसमें भी होगा, इसमें तो होगा ही क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ कॉर्नर पे, इसमें इनमें भी कॉर्नर पे होगा, इसमें भी कॉर्नर पर। फर्क क्या आएगा इन दोनों में, इसमें कॉर्नर के अलावा इसके नाम के साथ जाना, कॉर्नर के अलावा इसके नाम के साथ क्या है, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो कॉर्नर साथ साथ कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे जाएगा। वहीं इनकी बात करें तो यहाँ कहाँ है, कॉर्नर पे तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन साथ साथ नाम पर हो क्या है, फेस सेंटर। यहाँ पे क्या होगा, constituent particle at corner as well as face center। ओके, चलो जल्दी से नोट करो, फिर इनके बारे में बात करते हैं। ओके, चलो, तो सिंपल क्यूबिक। अब इसमें गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि जितने भी टाइप के यूनिट सेल नज़र आ रहे हैं, सब में एक चीज़ नाउ कॉमन नज़र आ रहा है। वो क्या है, एक तो कॉर्नर पर तो है ही है, साथ साथ सबके नाम के साथ देखो क्या है, क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, यहाँ पर छूट गया है, क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पर भी क्यूबिक होगा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी ये सभी क्या होंगे, क्यूब शेप के होंगे। कैसा होगा, क्यूब शेप का होगा। यानी हमें क्यूब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, आइए, सम इंफॉर्मेशन about
ए क्यूब। सबसे पहला पॉइंट आने से पहले देखो, ये है क्यूब, ठीक है, ये है क्यूब। और आप जहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे वो क्लास भी इसी शेप का होगा। 90% से ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे ही होंगे, गोल तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्यूब है, इसके बारे में या फिर अपने क्लासरूम में के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। तो इस क्यूब में देखो तो क्या क्या चीज़ नज़र आ रहा है। पहला कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर कितना है देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना हो गया 8। दूसरा फेस कितना है इसमें, फेस देखो 1 2 3 4 5 और इसका अपोजिट 6, कितना हो गया फेस 6। नंबर ऑफ फेस हो गया 6। तीसरा, उसके बाद फेस हो गया, अच्छा इसके बाद एज की बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। नंबर ऑफ एज कितने हो गए, हो गया 12, ठीक है। अच्छा उसके बाद 3 हो गया। चौथा, नंबर ऑफ फेस सेंटर, फेस कितना है 6, तो सेंटर कितना होगा, यानी ये है फेस, इसका सेंटर कहाँ, यहाँ, तो कितना होगा 6 फेस है तो 6 सेंटर, यानी फेस सेंटर भी कितने होंगे 6 होंगे। नंबर ऑफ एज सेंटर, एज का सेंटर कितना होगा, तो एज यही है, इसका सेंटर कहाँ यहाँ, तो ऐसा 12 एज है तो सेंटर भी कितना होगा 12 होगा, यानी ये भी हो गया 12, कितना 5 हो गया। छठा पॉइंट बॉडी सेंटर, इसका इस क्यूब का सेंटर कितना होगा, बॉडी कितना होगा, बॉडी का सेंटर कितना होगा, एक ही होगा, इसके अंदर में होगा, यानी नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना है 1 है। 7 बॉडी डायगोनल, चल पहले हम लोग फेस डायगोनल की बात करें। डायगोनल का मतलब हमें दो अपोजिट कॉर्नर की तरफ मूव करना है, यहाँ से इधर जाना है। देखो तो इधर गए, एक कॉर्नर एक डायगोनल हुआ और दूसरा ये हुआ, तो एक फेस पे कितना डायगोनल, 2 डायगोनल, और फेस की संख्या कितनी है 6, टोटल बॉडी फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेस डायगोनल बराबर कितना हो गया 6 दूना 12। आउट नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल अब इसके अंदर जाना है, तो जैसे हम लोग यहाँ से गए थे वैसे अब ये लेना है और आपको इस कॉर्नर पे आना है। तो क्या होगा, अंदर से गए एक बार, यहाँ आया 1 और फिर इसके नीचे गए 2, यानी इधर से कितना मिल गया 2 मिला, इधर से फिर 2 2 4, टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको एक क्यूब के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हो गया। जल्दी से इतना नोट करो। ओके, आइए अब कंट्रीब्यूशन की बात कर लें। पहला, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम। देखो ये हम लोग एटम, कॉर्नर एटम का मतलब ये हो गया कि एटम पे, कॉर्नर पे एटम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्या। तो यहाँ पे हम लोग एटम लेके चलें, इसका मतलब कॉर्नर पे क्या है, एटम है। ओके, तो ना कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम
इन ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अब ये है यूनिट सेल, तो यहाँ पे इसमें लैटिस में ऐसा तो बहुत सारा होगा, तो इस कॉर्नर वाला इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये हमें देखना है। चलो देखो, तो ये है, हमको इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके साथ देखो ऐसा यहाँ पर भी होगा, कितना हुआ 2 हुआ, इसके साथ एक यहाँ पर भी होगा 3 हुआ, इसके साथ यहाँ पर भी होगा 1 4 हुआ, यानी इस लेयर पे कितने हो गए, किसके साथ जा रहा है 4 के साथ जा रहा है। फिर इसी के साथ फिर इसके ऊपर भी होगा, कितना हुआ 5, इसके ऊपर भी होगा 6, इसके ऊपर 7, इसके ऊपर 8, यानी इस कॉर्नर वाला 8 के साथ शेयर कर रहा है। ये कॉर्नर कितने के साथ जा रहा है 8 के साथ शेयर कर रहा है, तो एक को कितना मिलेगा, यानी इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8। ओके, नंबर 1। नंबर 2, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम इन ए यूनिट सेल। अब फेस पे, यहाँ पे फेस के सेंटर पे कोई एटम है, वो इसमें कितना कंट्रीब्यूट, तो देखना पड़ेगा आपको ये कि ये कितने के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो ये है, ये फेस है, तो इसके साथ यहाँ पे एक और यूनिट सेल होगा, ये कितने के साथ शेयर करेगा, ये वाला 2 के साथ, तो इसमें कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तीसरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर एटम इन ए यूनिट सेल। एज सेंटर, अब इस कॉर्नर, इसका एज की बात कर रहे हैं, एज के सेंटर पे एटम है, वो इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगा। देखो, तो यहाँ पे जो है ये किसके साथ, एक तो ये हुआ यूनिट सेल, दूसरा यहाँ पे होगा 2 हुआ, एक इसके ऊपर होगा और एक इसके ऊपर होगा, यानी ये वाला कितने के साथ जा रहा है 4 के साथ शेयर कर रहा है, तो इसको एक को कितना देगा 1/4, कितना देगा 1/4। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी centered atom in a unit cell। बॉडी के सेंटर कितने थे, एक थे, यानी इसके अंदर में जो है एटम वो किसी के साथ शेयर कर रहा है क्या, जब नहीं कर रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये अभी जो 2 चीज़ बताए हैं, क्यूब के बारे में और ये कंट्रीब्यूशन के बारे में, इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया, आइए तो हम लोग थोड़ा सा अब यूनिट सेल की एनालिसिस कर लेते हैं, ये सब मालूम हो गया। आइए, सबसे पहला हम बात करेंगे यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका एक और नाम है प्रीमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो पहली बात हमें यह मालूम हो गया है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको एटम जो होंगे या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होंगे, ओनली एट कॉर्नर, ये हम लोग जान गए। तो हमें पहला पॉइंट ये पता करना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो हमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ऑफ यूनिट्स में, किसमें, सिंपल क्यूबिक की बात हम कर रहे हैं। तो सिंपल क्यूबिक में हम लोग जानते हैं कि एटम यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे, और कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, जो अभी हमने पढ़ा। ये हो गया कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन। अब कॉर्नर की संख्या कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा, 8 से इसको गुना कर दो तो क्या हो गया, कट गया। यानी आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल किसके, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 1 होता है।
ओके, कोई दिक्कत? चलो पहला पॉइंट। दूसरा, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में क्या रिलेशन? हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वो सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? तो इसमें जो होता है ये हो गया आपको सिंपल क्यूबिक, यही है। और इसी को क्या कहते हैं? एज लेंथ। और ये जो गोल गोल दिख रहा है वो क्या है? एटम है। लेकिन ये जो छोटा सा दिख रहा है ये पूरा एटम नहीं है, ये सिर्फ एटम का सेंटर लिया गया है। यहाँ पे क्या लिया गया है? एटम का सिर्फ सेंटर लिया गया है। एक्चुअल में ये कैसा होता है? वो पूरा, यानी पूरा लोगे तो ये 4 यहाँ पर आएगा। कैसा आएगा देख लो, अगर आपको देखना है तो देख ही लो। 4 ये हो गया आपको 4 सामने वाला, ठीक है। और फिर इसके पीछे फिर आएगा और पीछे 4 आएगा, ये वाला 1 2 3 4। तो सामने से ये 2 आइटम थे, इसमें हमको इसका क्या किया गया है? सेंटर लिया गया है। तो ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? a, देखो यही है। और ये एक एटम है जिसका रेडियस ये हो गया r, ये दूसरा एटम है इसका रेडियस हो गया r। तो देखो तो a बराबर क्या हो गया? 2r नहीं हो गया? यानी आपको सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में रिलेशन क्या हो गया? a बराबर 2r या r बराबर a/2। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबरिंग एटम, यानी जिसको तुम टच कर सकते हो, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबरिंग एटम, यानी आप हाथ बढ़ा के केकड़ा केकड़ा टच कर सकते हो, यानी किसको किसको टच कर सकते हो अपने चारों ओर, वही उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? आप लोग जानते हो कितना होता है? 6 होता है। इसमें कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। देखो कैसे, ये है एक आइटम, इसको मान लो, हम इसको बात कर लेते हैं। ये कितना को टच करेगा? एक इसको टच कर रहा है, 2 3, एक इधर 4, एक इधर 5, एक इधर 6। कितना को टच किया? 6 को किया। इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। जल्दी से नोट करो इसको। नाउ फॉर डेंसिटी, डेंसिटी ये कैसे निकालोगे? इसका हम लोग जानते हैं फार्मूला। अब हम डेरिवेशन पर जाएंगे नहीं, डायरेक्ट फार्मूला की बात करेंगे। Z इंटू मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू AQ। ये आपको सभी में लगेगा, BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक। बस फर्क क्या आएगा? फॉर अगर सिंपल क्यूबिक की बात करेगा तो Z का वैल्यू कितना होगा? 1, जो अभी अभी हमने निकाला। Z बोले तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, अभी पता किया था पहला पॉइंट। और A बराबर 2r। होता क्या है, कभी कभी ज़्यादा तो एज लेंथ दिया रहेगा या एज लेंथ नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा? r दिया रहेगा या फिर r निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो गया ये डेंसिटी का फार्मूला। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। And the last one is packing fraction। कितना है? 4 है। 5वां पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन।
ये क्या होता है? तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी 4/3 पाई आर क्यू बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जिस तरह से वो डेंसिटी का फार्मूला सबके लिए लागू हो रहा है, उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन का भी फार्मूला ये जो है सबके लिए लागू होगा। बस फर्क क्या होगा, जैसे यहाँ पर सिंपल क्यूबिक के लिए चेंज हुआ है, जेड का वैल्यू चेंज, ए का वैल्यू ये, उसी तरीके से यहाँ पर भी अब क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन के लिए, तो जेड का वैल्यू फॉर SC की बात करो तो जेड का वैल्यू 1 और ए बराबर 2R, ठीक है। तब इसको वैल्यू को इसमें रखो तो देखो तो कितना आ रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग बात कर रहे हैं फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए। बोलो जेड का वैल्यू कितना है? 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू, ए की जगह पे रख दो 2R, तो 2R का क्यू, तो देखो तो कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यू बाय, नीचे में क्या हो गया 2 दूना 4 दूना 8 आर क्यू, तो आर क्यू से आर क्यू कट गया है ना, और 4 से 2 बार, तो कितना हो गया π/6। ये आ गया किसका पैकिंग फ्रैक्शन, किसके पाई के फॉर्म में आया। आपको दोनों ध्यान रखना है, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेस कैसे बता रहे हैं वो समझो, ध्यान ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे इसका वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0.523, ठीक है। और परसेंटेज में करोगे, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन तो कितना हो जाएगा 52.3, ये हो गया। यानी सिंपल क्यूबिक में इतना परसेंटेज क्या होता है उसका भरा हुआ रहता है, तो खाली कितना रहता है, यानी उसको खाली जगह कहते हैं वाइड, क्या कहते हैं वाइड कहते हैं। तो परसेंटेज वाइड कितना हो जाएगा, आपको क्या करना होगा 100 माइनस 52.3 घटा दो, तो कितना हो जाएगा 48 होगा ना, 48 में से क्या है तो 47.7, ठीक है। ये हो गया आपको किसका परसेंटेज, ये जगह क्या है खाली जगह है और ये क्या है भरी हुई जगह है, ठीक है। चलो तो ये था हमने जो भी बताया, ये सब किसके बारे में था, सिंपल क्यूबिक के बारे में था। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर बॉडी सेंटर को देख लेते हैं। हो गया, चलो नाउ इसका क्वेश्चन बना दो, ध्यान रखना कि पूछा क्या है, वो वाइड पूछ रहा है या पैकिंग पूछ रहा है। ज़्यादातर आजकल जो है लेटेस्ट फैशन है वाइड पूछता है, ठीक है। नाउ बात करें, दूसरा हमारा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन शॉर्ट BCC। ये क्या है, एक मिनट रुको यार, ठीक तो चल रहा है ना, हाँ ठीक है। चलो तो बॉडी सेंटर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि इसमें भी क्या होगा, एटम्स कहाँ होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इसके बॉडी के सेंटर पे होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, यानी हम लोग बात कर रहे हैं BCC की। चलो तो BCC में भी कॉर्नर कितना होगा 1/8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और कॉर्नर की संख्या 8, तो ये हो गया कॉर्नर के द्वारा कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। नाउ लेकिन इसमें एक जगह और भी है ना एटम, ये तो सिर्फ सिंपल क्यूबिक में था कि वहां पर सिर्फ कॉर्नर पे था, यहाँ पे क्या हो रहा है कॉर्नर पे तो है ही है, साथ साथ उसके बॉडी सेंटर पर भी है। तो ये हो गया कॉर्नर से। अब बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पूरा का पूरा, बॉडी सेंटर होता कितना है 1, तो देखो तो ये हो गया कट, कितना आ गया 2, यानी बॉडी सेंटर में कोई भी यूनिट सेल में आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है 2 होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर
सॉरी सेकेंड ऑप्शन ले, सेकेंड नंबर की बात करें, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। तो BCC में होता है, हम अब उसका डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, जिसको डेरिवेशन देखना है कॉपी में चेक कर लोगे। 4r बराबर a√3, ये किसके लिए होता है? BCC के लिए होता है। 4r बराबर a√3, जल्दी से नोट करो यहां तक। तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8, क्योंकि इसमें आइटम कहाँ है? कॉर्नर, सेंटर वाले को अगर करते हो तो सेंटर वाला कितना को टच करेगा? 8 को टच करेगा। या फिर कॉर्नर वाले को ले लो तो वो कितना को टच करेगा? 8 को करेगा। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना हो गया? 8 हो गया, जबकि वहाँ पे कितना हुआ था? SC में 6 हुआ था। ठीक है, 3 हो गया। चौथा डेंसिटी, फार्मूलास वही क्या था? Z इंटू मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू AQ फॉर BCC। Z का वैल्यू कितना लोगे? 2 और 4r बराबर a√3। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। एंड द लास्ट वन इज पैकिंग फ्रैक्शन। पांचवा पॉइंट है, इन शॉर्ट में आप लिखते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन PF फॉर BCC की बात करें। चलो निकालो तो फार्मूला क्या था? Z इंटू 4/3 πRQ बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही था ना। अब तो फिर हम बात करेंगे फॉर किसके लिए? BCC के लिए। A बराबर क्या हो जाएगा? 4r बराबर a√3 है ना, और Z का वैल्यू 2। अब इसको रखो तो अब पैकिंग फ्रैक्शन 2 इंटू 4/3 πRQ बाय A की जगह देखो रखो, तो A की जगह रखोगे तो क्या हो जाएगा? 4r/√3 का Q। अब इसको निकालोगे तो वैल्यू आएगा 0.68, और परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन की बात करो तो कितना हो जाएगा? 68%। यानी BCC में पैकिंग कितना होती है? 68% पैकिंग होती है। और परसेंटेज वाइट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 32%। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। लास्ट बच गया है FCC, वो भी देख लेते हैं। ओके, चलो एंड द लास्ट वन इज FCC। आज आपको रिवाइज करा रहे हैं, थोड़ा सा कल क्वेश्चन करेंगे, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। नाउ थर्ड क्या था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो पहला पॉइंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यानी Z। चलो बोलो तो जल्दी से कितना हो जाएगा? तो Z यानी इसमें फेस सेंटर में आइटम्स कहाँ कहाँ पे है? कॉर्नर पे है और उसके फेस पे है। तो पहले हम बात करें कॉर्नर वाले की, तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। लेकिन कॉर्नर है कितना? 8 कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर का हुआ, तो कॉर्नर इसमें कितना है? 8 है, तो 1/8 इंटू 8 ये हो गया कॉर्नर से, प्लस साथ साथ और कहाँ पे है? इसके फेस का सेंटर पे है। तो फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। और फेस की संख्या कितनी है? फेस सेंटर की संख्या 6 इंटू 6, तो देखो तो ये कट गया, कितना आया? 4। तो आपको
फेस सेंटर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आ गया, 4 आ गया। एससी में कितना आया, 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4, 1 2 का 4, याद रखोगे। चलो पहला हुआ। दूसरा, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। यहां पे होगा 4r बराबर a√2, किसमें, एफसीसी में, जबकि बीसीसी में क्या हुआ था, 4r तो था लेकिन यहां पे चेंज हो गया था, यहां पे क्या था, a√3। 2 हुआ। तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 12। चौथा, डेंसिटी फार्मूला सेम, Z इंटू मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू AQ, फार्मूला यही रहेगा। बट फॉर एफसीसी Z का वैल्यू कितना है, 4 और A बराबर या फिर 4r बराबर a√2। ठीक है। चलो, एंड द लास्ट वन इज पैकिंग फ्रैक्शन, जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है। नाउ पांचवा है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या फार्मूला है, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3Q 4/3πRQ और उसके बाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर एफसीसी के लिए। तो Z का वैल्यू 4 और 4r बराबर a√2, क्योंकि हमें ये रिलेशन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ r है, यहाँ पे a है। तो अब इसको वैल्यू को रखोगे इसमें, तब आपको पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। ले रख दो, 4 × 4/3πRQ बाय AQ। AQ की जगह क्या हो जाएगा, देखो तो 4r/√2 का Q। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 0.74। कितना आएगा, 0.74। और परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज कितना हो जाएगा, 74%। और परसेंटेज वाइट किसका कितना हो जाएगा, 26%। ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा पैक्ड किस में होता है, एफसीसी में होता है। देखो इसमें 74% पैक है, जबकि बीसीसी में क्या था, 68 था, और एससी में तो सबसे कम था, कितना था, 52.3%। ठीक है। तो ये था, आपको हाफ सॉलिड स्टेट हो गया है। अब आगे बच गया है, हम आपको क्या बताएंगे, एक है वाइड वगैरह है और भी, टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, वही बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।